नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आपने लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव या नगर निगम के चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव ही क्यों ना हो, आपने एक वाकया तो देखा ही होगा कि कई बार बच्चों को शामिल कर लिया जाता है रैलियों में। कुछ नेताजी आते होंगे और किसी बच्चे को गोद में लेकर के कुछ देर घूम जाते होंगे, तो बच्चों का कहीं न कहीं चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर लिया गया। पिछले कुछ दिनों पहले देखा गया था बंगाल चुनाव के दौरान कि स्कूली बच्चे विभिन्न पार्टियों के राजनीतिक जो प्रतीक है, उसका जो उनका झंडा रहा हो या फिर चुनाव चिन्ह रहा हो, उसको लेकर के स्कूल गए, नारे लगाते हुए देखे गए। इन सभी चीजों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफी सख्त रुख अख्तियार कर चुकी है और इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। इसी चीज पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे बच्चों का चुनावी रैलियों में राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल करते आई है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया में बच्चों के लिए जीरो टॉलरेंस चुनाव आयोग का कहना है। जीरो टॉलरेंस कहने का तात्पर्य यहां पर यह हो जाता है, यानी कि आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और यदि इस तरह का कृत्य आपने किया तो इसके तहत क्या है, सजा का प्रावधान कर दिया जाएगा। सजा आपको कारावास का भी हो सकता है, आर्थिक दंड भी हो सकता है। क्या प्रावधान पूरी तरह से उसे देख लेते हैं। जैसे देखिए, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए बच्चों को आप चुनाव प्रचार में देखते होंगे और काफी ये पॉपुलर होता है। सोशल मीडिया पर इसका काफी प्रचार प्रसार किया जाता है और कहीं न कहीं लोगों के सेंटिमेंट से इसके साथ खेलने की कोशिश की जाती है। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स यूज ऑफ चिल्ड्रेन इन पोल कैंपेन्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, उस पर भी हम आपको बता देंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि में बच्चों के इस्तेमाल को लेकर के सख्त निर्देश जारी कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी किया है उसके तहत उसने फेमस केस की भी चर्चा किया है, और यह जो चर्चा है वो बंबई हाईकोर्ट का एक केस है। काफी फेमस रहा था यह केस, चेतन रामलाल भुटाडा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। इस केस के तहत भी यह गाइडलाइंस जारी किया गया है। इस गाइडलाइंस में इसकी चर्चा की गई है। राजनीतिक दलों से लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए जाए रखने की बात कही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बात कहा है। उसके बाद यह भी कहा है कि ये जो मैंने गाइडलाइंस जारी किया है, यदि इस गाइडलाइंस का आप उल्लंघन करते हैं तो उम्मीदवार पर बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, ये जो है यह इंपॉर्टेंट कानून है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यह जो है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम एक बार ये 1986 में आया था। हम चर्चा उस पर कर लेंगे डिटेल से। और उसके बाद जो है इस अधिनियम में संशोधन किया गया था, ध्यान रखना है, इसी अधिनियम में संशोधन किया गया था और यह 2016 में किया गया था। तो यहां पर दोनों ही कानून को हमें पढ़ना जरूरी है। एक कहने का तात्पर्य है यही जो 1986 में, और दूसरा जो संशोधन करके 2016 में आया, इसमें कुछ और उपबंध जोड़ दिए गए थे। इन सभी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे, आपको डिटेल से बता देंगे। अब चुनाव आयोग का दिशा निर्देश क्या है, गाइडलाइंस क्या है, जरा उसे समझ लेते हैं। राजनीतिक दलों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी चुनाव में, किसी भी चुनाव कहने का तात्पर्य आप समझ गए ना, मैंने शुरुआत में बताया था, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका का या फिर पंचायत का चुनाव हो, मतलब किसी भी प्रकार का चुनाव यदि होता है उसमें आप बच्चों को शामिल नहीं करेंगे। और बच्चों को शामिल नहीं करते हुए कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिया गया है, यानी कि रैलियों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, नारे नहीं लगवाएंगे, पोस्टर वितरित करने का काम आप देखते होंगे, कई बार बच्चे आपको स्टेशन पर ये सब करते दिख जाते होंगे। तो पोस्टर वितरित करने का, किसी भी तरह के ये जो चुनावी प्रचार का काम है उससे बच्चे को आप दूर रखेंगे। अच्छा, कुछ इसमें बातें और कही गई है। चुनाव प्रचार या रैलियों के दौरान राजनीतिक नेताओं और उम्मीदवारों को अपने वाहन में बच्चों को गोद में रखने या ले जाने की भी अनुमति नहीं होगी, ठीक है। यानी कि कई बार आप देखते होंगे कि रैलियां निकलती है वाहन का, ठीक है, तो नेताजी है बच्चों को लेकर के ट्रक पे या कार पे खड़े रहते हैं, तो यह भी अब वो नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सकता है। बच्चों के लिए किसी और तरीके से इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब किसी और तरीके से इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का क्या तात्पर्य है, आप देखते होंगे कि कई बार चुनाव आते हुए कुछ बच्चे जो होंगे किसी खास राजनीतिक दल के स्लोगन को बोलते होंगे, ठीक है, या उनके लिए कोई कविता पाठ या गाना गाते होंगे,
तो यह भी नहीं किया जा सकता है। वह जो शब्द बोला गया है, मान लीजिए किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक हैशटैग हो जाता है, ठीक है, जिंगल टाइप का, तो उस शब्द का भी इस्तेमाल उस बच्चे से आप नहीं करवाएंगे, प्रतीक चिन्ह वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हाँ, यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नरमी बरती है, या आप कह सकते हैं कि एक तरह से सही निर्णय लिया है कि माता पिता के साथ बच्चों के मौजूदगी होने की स्थिति में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स हैं, माँ हैं या पिताजी उसके हैं, और वो बच्चे को लेकर के रैली में गए हैं। अब कोई नेताजी आए और वो बच्चों को पुचकारने लगे, खिलाने लगे, तो स्वाभाविक तौर पर मानवीय स्वभाव है कि बच्चे को गोद में भी ले सकते हैं। तो वहां पर उसके पेरेंट्स मौजूद हैं, और पेरेंट्स मौजूद हैं तो इसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बाल श्रम अधिनियम और कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यहां पर देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि इस तरह के जो गाइडलाइंस हैं या यह जो कानून है, इस पे यदि उल्लंघन होता है तो आप दोनों जो अधिकारी हैं वही जिम्मेदार होंगे, आपको ही यह कार्रवाई करनी होगी, आपको ही यह रोकथाम का प्रयास करना होगा। अब ये पूरा गाइडलाइंस आ गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, भाषा पर ध्यान देना है कि किस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव संबंधी कार्यों या प्रचार गतिविधियों, दोनों शब्द पे ध्यान देना है, चुनाव संबंधी कार्यों। चुनाव संबंधी कार्य बहुत तरह का हो सकता है, कुर्सी लगाना हो सकता है, रैलियों में कुछ और तरह का काम हो सकता है, साफ सफाई में करते हुए बच्चे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर चुनाव संबंधी कार्यों या प्रचार गतिविधियों में बच्चों के इस्तेमाल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शब्द पे ध्यान दीजिए, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा सख्त दिशा निर्देश दिया गया है। पार्टियों, उम्मीदवारों और चुनाव मशीनरी को निर्देश जारी किए गए हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को किसी भी तरह के राजनीतिक प्रचार अभियानों और रैलियों में बच्चों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, यहां पर पूरी तरह से बता दिया गया है। और यहां एक चीज इस्तेमाल किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि चुनाव प्रचार प्रसार के गिरते स्तर से निपटने, ठीक है, लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव प्रचार जो है वो गिरते हुए स्तर पर जा रहा है। तो ये कह रहे हैं गिरते हुए जो स्तर है चुनाव प्रचार का, उससे निपटने के लिए इस तरह के काम किए गए। यहां पर देखेंगे चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी जो है निषिद्ध कर दी गई है। यहां पर उसके तहत बताया गया है कि कविता, गीत, बोले गए शब्द वगैरह का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कानूनी अनुपालन की भी बात की गई है और यहां पर अधिकारियों को भी तैनात किया गया है, उसकी जिम्मेदारी भी तय की गई है। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें पूरी तरह से सभी बातें बताई गई है। अब एक प्रश्न तो आपके मन में उठ रहा होगा कि इसकी आवश्यकता क्यों है, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी किया है क्यों आखिर। देखिए, बाल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब बच्चे हैं, इस उम्र में इनकी जरूरत क्या है, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा। इसी के साथ आप जोड़ सकते हैं कि गरिमामयी जीवन की बात की जाएगी। अब ये बच्चे, जैसा मैंने कहा बंगाल इलेक्शन का आपको उदाहरण दिया, वहां पर स्कूलों में इस तरह की चीजें देखी गई कि बच्चे स्कूली बैग में विभिन्न पार्टियों के राजनीतिक प्रतीक जो हैं उसको लेकर के स्कूल में पहुंचे थे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, बच्चे जिस उम्र में शिक्षित होने चाहिए, उनको स्कूल में जाके शिक्षा लेना चाहिए था, उस उम्र में वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के काम में लगे हुए। तो ये बाल श्रम का भी तो एक मुद्दा हो गया कि कम उम्र में वह इस तरह के काम में लगे हुए हैं। तो बाल अधिकारों के साथ किसी भी तरह की समझौता ना हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह काम किया है। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की अनुपालन सुनिश्चित करना, और 2016 में यही जो है संशोधित रूप में आया। कुछ और बातें जरूरी समझी गई कि इसमें ऐड कर दिया जाए, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जरा देखिए, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम, इसको जरा डिटेल से देखते हैं और सबसे पहले 1986 वाले को देखते हैं। देखिए, 14 वर्ष, शब्द पे ध्यान देना है तभी आप समझ पाएंगे कानून के बारीकी पहलू को। 14 वर्ष या कम आयु के बच्चे को यदि किसी व्यवसाय या किसी प्रक्रिया में शामिल या कार्यरत, ध्यान देना है, शामिल पाया जाएगा, कार्यरत पाया जाता है, तो उसे बाल श्रम के तहत माना जाएगा। यहां उम्र तय कर दिया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह है। किसी भी प्रकार के जो व्यवसाय है या प्रक्रिया है उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका नियोजन भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है और इस कानून के धारा 14 के तहत कम से कम 6 माह या 2 वर्ष तक का कारावास की सजा हो सकता है। इसके अलावा आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है जो कि 20,000 से 50,000 रुपये तक
संभव हो सकता है। अब यहां पर इसी अधिनियम में जो मैंने कहा संशोधन हुआ था 2016 में, जरा उसको भी देख लेते हैं। बाल श्रम और खतरनाक रोजगारों में लगे किशोर श्रम पर रोक लगाने के उद्देश्य से इसे लाया गया। संशोधित अधिनियम में आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत क्या क्या जोड़ा गया, देखिए अनिवार्य शिक्षा की आयु को बाल श्रम प्रतिषेध की आयु से जोड़ना, यहां पर यानी कि अनिवार्य शिक्षा की जो आयु है उसको कहीं ना कहीं बाल श्रम प्रतिषेध की आयु से जोड़ दिया गया और इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि संवैधानिक दायित्व जो है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस संशोधन से वर्ष 2015 में पूरे विश्व के देशों द्वारा अपनाए गए संधारणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जा रही है। तो यानी कि एसडीजी आपने पढ़ा भी होगा, अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सशक्त प्रतिबद्धता विभिन्न देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाई। वर्ष 2025 तक भारत से बाल श्रम को पूर्णतः समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी यह मददगार होगा। अब जैसा मैंने एक केस की चर्चा किया था और यह बॉम्बे हाईकोर्ट का केस था, चेतन रामलाल भुटाडा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य केस। इसके तहत क्या कहा गया था, देखिए वर्ष 2012 का यह मामला है। एक पीआईएल की सुनवाई में कहा गया था, जनहित याचिका संख्या 127 में चेतन रामलाल भुटाडा बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला दर्ज किया गया था। इसमें बंबई उच्च न्यायालय ने 4 अगस्त 2014 के आदेश में कहा, राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिग चुनाव संबंधी गतिविधियों में भाग ना लें। यहां पर देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए कि कोर्ट ने किस शब्द का इस्तेमाल किया, यह सुनिश्चित करना होगा, कंपलसरी कर दिया गया। तो अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है इसके तहत ही इसी केस का हवाला भी दिया है अपने गाइडलाइंस में। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। संभव है कि यूपीएससी कुछ और ना पूछे और इसी केस के बारे में आपसे चर्चा कर ले। तो प्रीलिम्स के लिहाज से जो है कुछ फैक्ट इसमें है, चाहे ये लॉ है चाहे ये केस है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेंस के हिसाब से देखेंगे तो ये पूरा डिबेट जो है बच्चों के अधिकार के संरक्षण की बात की गई है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोनों ही संदर्भ में आपको इसे ध्यान में रखना है। अब इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न का जवाब मैं नहीं देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। प्रश्न क्या है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन के बारे में आपको ढूंढना है। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में बाल श्रम को परिभाषित किया गया है, यानी कि उसकी डिफिनेशन दी गई है, ये बात आपसे पूछ रहा है। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016, यहां 1986 की चर्चा की गई थी, 2016 वो जो संशोधन हुआ था 2016 के तहत वर्ष 2025 तक भारत से बाल श्रम को पूर्णतः समाप्त करने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की गई है। 2 कथन दिया गया है, आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो भी सही होगा उसके आधार पर 4 विकल्प तैयार किए गए हैं। जो भी विकल्प सही हो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपने भी ऐसा देखा है कि चुनावी रैलियों में बच्चों का इस्तेमाल किया जाता रहा है विभिन्न पार्टियों के जरिए? तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइंस जारी किया है, ये गाइडलाइंस कितना जरूरी है, इस मुद्दे पर आप अपने विचार जरूर दीजिए। मैं देखते भी रहता हूं, आप लोग काफी परिपक्व अंदाज में अपने तर्क देते हैं, मुझे अच्छा लगता है और उम्मीद करता हूं आप आगे भी यह जवाब देते रहेंगे। यह पूरा जो पीडीएफ है संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।